तो अभी पिछले वीडियो में हमने बात किया था माइटोसिस सेल डिवीजन का। उसी तरह से एक और तरह का सेल डिवीजन होता है जिसका नाम है मियोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में। जो मियोसिस सेल डिवीजन है वो माइटोसिस से कैसे अलग है, इसके अंदर में क्या एडिशनल स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। मियोसिस सेल डिवीजन के अंदर में दो डिफरेंट फेज होते हैं। एक M1 फेज जहाँ पे सेल एक बार डिवाइड करता है, और एक M2 फेज मियोसिस 2 या M2 जहाँ पे सेल दोबारा डिवाइड करता है। तो जो कंप्लीट मियोसिस होता है वो दो बार चलता है, एक मियोसिस 1 M1 और एक मियोसिस 2 M2। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा फेज होता है इंटरकाइनेसिस। बहुत ही माइन्यूट सा फेज होता है, बहुत ही छोटा सा फेज होता है इंटरकाइनेसिस। अब जो मियोसिस 1 है, जो पहला डिवीजन है, पहला मियोसिस डिवीजन है, वो फर्दर डिवाइडेड है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस और फिर साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे इस सेल ने अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करके सेल दो हिस्सों में बट गया। मियोसिस 2 भी सेम इसी तरह से दो फेजेस में बटा हुआ है। पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। अब ये जो हमारे दो सेल बने हैं आफ्टर मियोसिस 1, ये मियोसिस 2 में एंटर करते हैं और वहाँ पर मियोसिस कैरियोकाइनेसिस शो करते हैं और कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस। तो जब ये पूरा फेज चलता है तो हमारे पास जो सिंगल सेल था, ये वाला सेल, इससे टोटल कितने सेल बन रहे हैं? 4 सेल। तो मियोसिस के दौरान एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स या 4 नई सेल का प्रोडक्शन होता है, 4 नई सेल्स बनती हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू माइटोसिस। अब कैरियोकाइनेसिस हमारा जो मियोसिस 1 का है वो 4 फेजेस में बटा हुआ है वापस से। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, लास्ट टीलोफेज 1। ये 4 फेजेस में बटा हुआ है, सिक्वेंशियल, इसी ऑर्डर में चलते हैं। जैसे मियोसिस 1 के अंदर में कैरियोकाइनेसिस 4 फेजेस में बटा था, वैसे ही मियोसिस 2 के अंदर भी कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में बटा हुआ रहता है। तो यहाँ पर भी ये 4 डिफरेंट फेजेस में बटा हुआ रहता है। स्टार्ट करेंगे हम मियोसिस 1 से। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस से, कैरियोकाइनेसिस से प्रोफेज से। फिर एक बार कैरियोकाइनेसिस ख़त्म होगा, फिर हम मियोसिस 2 पर जाएंगे। मियोसिस 1 और उसमें भी प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 1 है वो मियोसिस में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। अगर मियोसिस के पूरे फेज़ की बात करें, कैरियोकाइनेसिस की बात करें, तो सबसे बड़ा फेज़ जो होता है वो प्रोफेज 1 होता है। ये प्रोफेज 1 ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इसको माइटोटिक डिवीजन के, माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करेंगे। तो ये जो प्रोफेज है वो लॉन्गर भी होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कंपेयर्ड टू, जब हम इसको कंपेयर करते हैं किससे? माइटोसिस वाले, माइटोसिस डिवीजन का जो प्रोफेज था, जब हम उससे कंपेयर करते हैं तो उससे ही ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई पड़ता है, ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। प्रोफेज 1 इतना बड़ा है कि इसको हमने फर्दर 5 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांट रखा है बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। कि हमारा क्रोमोसोम यहाँ पर किस तरह का शो होता है या इसका किस तरह का बिहेवियर होता है ड्यूरिंग प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को 5 सब स्टेजेस में बांटा गया है। ये 5 सब स्टेजेस क्या हैं? L,
जी पी डी डी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो 5 फेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, मतलब LGPDD। इन तीनों के अंदर में, इन 5 के अंदर में अलग अलग तरह का बिहेवियर क्रोमोसोम का हमें दिखाई पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग कुछ ना कुछ अलग दिखाई पड़ेगी। एक बार जब क्रोमोसोम प्रोफेज 1 पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो प्रोफेज 1 कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या दिखाई पड़ेंगे, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब प्रोफेज स्टार्ट हुआ था लेप्टोटीन में, क्रोमोसोम किस तरह से थे, या डीएनए किस तरह से था, क्रोमैटिन की फॉर्म में। ये जो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन है ये पूरे प्रोफेज में चलता ही जाएगा, मतलब हर फेज़ में हमें कंडेंसेशन ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। लेप्टोटीन से ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म जाइगोटीन में दिखाई देगी, जाइगोटीन से ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म पैकाइटीन में दिखाई देगी, पैकाइटीन से ज़्यादा डाइकाइनेसिस में, डिप्लोटीन में, और डाइकाइनेसिस में आके यहाँ पे कंडेंसेशन कंप्लीट होगी। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। इसके अलावा और भी काम वहाँ पे ऐड होते जाएंगे। एक एक करके यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला है लेप्टोटीन। जो लेप्टोटीन है, इसके दौरान क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन जो हुआ है वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो क्योंकि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो हमारे क्रोमोसोम किस तरह से दिखाई देंगे, बहुत पतले पतले दिखाई देंगे, बहुत ही पतले फाइबर लाइक इस तरह के, और यहाँ पे दिखना शुरू होंगे। अभी इससे पहले तो क्रोमोसोम दिख ही नहीं रहे थे, इससे पहले तो पूरा का पूरा डीएनए उलझा हुआ था। यहाँ पे पतले पतले फाइबर्स हमें दिखना स्टार्ट होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे पतले पतले फाइबर्स आर स्टार्टेड टू विजुअलाइज, जस्ट दिखना अभी स्टार्ट हुए। अच्छा, क्रोमोसोम कहाँ पर है, क्रोमोसोम अभी न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो अगर इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जितने भी क्रोमोसोम है वो पतले पतले फाइबर्स की फॉर्म में, ऐसे धागों की फॉर्म में, बिल्कुल पतले पतले धागे, पता ही नहीं लग रहा है कि ये अलग क्रोमोसोम भी है। इसके अलावा जो हमारे पास में यहाँ सेंट्रोजोम था एनिमल सेल के अंदर में, ये भी धीरे धीरे अब मूव करना स्टार्ट होगा पोल पर। पूरा तो नहीं मूव करेगा, लेकिन ये भी यहाँ से मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे ये भी मूव करेगा और डाइकाइनेसिस तक यहाँ पर पहुँचेगा पोल्स पे। बस यही काम होता है लेप्टोटीन में, जो उसमें पतले पतले फाइबर्स होते हैं, और लाइट माइक्रोस्कोप में धीरे धीरे वो विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में इंपॉर्टेंट काम होता है। जाइगोटीन के अंदर में क्या होता है, जाइगोटीन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्सिस देखने को मिलता है। अब साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग। अगर दो चीज़ें आपस में आकर के फिजिकली एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक एसोसिएशन बनाती हैं, तो उसी को बोलते हैं साइनेप्सिस या फिर पेयरिंग। अब ये जो पेयरिंग है ये किसके बीच में चल रही है, ये जो पेयरिंग है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में चलती है। हमारे पास में जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो सेम क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं, हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ होती हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास में क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसकी 2 कॉपीज़ होंगी, एक मदर से मिलती है और एक फादर से मिलती है। क्रोमोसोम नंबर 2 है तो ये भी एक मदर से और एक फादर से। तो ये जो कंप्लीट सेट होता है 2 का, या एक पेयर होता है सिंगल क्रोमोसोम का, इसी पेयर को बुलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके बीच में यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, उनके बीच में साइनेप्सिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसे होगा साइनेप्सिस, हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं सेल का, उसके अंदर न्यूक्लियस का, और उसको ड्रॉ करते हैं।
ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम की पेयरिंग चालू है। पेयरिंग कैसे होगी? कुछ इस तरह से। जैसे हमने 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, तो 4 से ही हम पेयरिंग करा देते हैं। ये जो पेयरिंग होती है, इसको कराने के लिए एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, जिसका नाम होता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही ये 2 क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, साथ साथ में प्रेजेंट है। मान लो ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। एक बार इनको बड़ा करके देखते हैं। यहाँ पे इसको बड़े फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। और बीच में क्या डेवलप हो गया? प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं बाईवेलेंट। इसको बोलते हैं बाईवेलेंट। बाईवेलेंट यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें टोटल 2 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होंगे। बाईवेलेंट के अलावा इसका एक और नाम होता है टेट्राड। इसी को हम एक और नाम देते हैं टेट्राड। टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व्ड हैं। यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स हैं। जैसे अगर इसी को बताएं, एक होमोलोगस जो पेयर होता है उसके पास टोटल कितने क्रोमेटिड्स होते हैं? 4। एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा, जो दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों क्या हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसी तरह से ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, पेयर होते हैं। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जबकि अगर हम इन दोनों के अलग अलग क्रोमेटिड्स को कंपेयर करें, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में टोटल 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जो बाकी पेयर बनते हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर हम इसको टेट्राड भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व्ड हैं। टोटल 4 क्रोमेटिड्स हैं। अगर वो 4 क्रोमेटिड्स आपको दिखाई दे रहे हो, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इस स्टेज में आपको टेट्राड क्लियरली दिखाई नहीं देगा। टेट्राड क्लियरली तब दिखाई देगा जब क्रोमोसोम और ज़्यादा अच्छे से कंडेंस हो जाएगा, तो ये दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। जैसे जैसे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा तो क्रोमेटिड्स आपस में अलग होते जाएंगे, वो सेपरेट होते जाएंगे। तो जब हम अगली स्टेज देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन और ज़्यादा हो चुका है, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अलग अलग हो गई हैं। वहाँ पर टेट्राड क्लियरली विजिबल होता है। तो टेट्राड बनता तो भले से जाइगोटीन में है, लेकिन दिखता ज़्यादा अच्छे से कहाँ पे है, या दिखता कहाँ पर है? इस पहली बार पैकाइटिन स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में। तो ये हो गया हमारा बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। और बाइवेलेंट बनाने का काम क्या है? इस साइनेप्टोनीमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो साइनेप्टोनीमल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है यही बनाता है बाइवेलेंट। इसी प्रोसेस को बुलाते हैं साइनेप्सिस। अब टोटल कितने बाइवेलेंट हमारे बॉडी में बनने वाले हैं भाई? अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ बाइवेलेंट, तो टोटल नंबर ऑफ बाइवेलेंट हमारी बॉडी में कितने बनेंगे ड्यूरिंग जाइगोटीन? तो टोटल नंबर ऑफ बाइवेलेंट्स जो बनने वाले हैं वो बनेंगे कि हमारे पास होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं। हमारे पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नहीं, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे मान लो कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में 4 क्रोमोसोम है, जैसा कि हम डायग्राम में भी बनाते भी जा रहे हैं।
तो इसके पास कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 2 पेयर। एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी और दूसरे क्रोमोसोम की भी 2 कॉपी, दोनों मिला करके 4 क्रोमोसोम। तो यहाँ पर होमोलोगस पेयर कितने हैं? 2 पेयर। तो बाइवेलेंट भी कितने बनेंगे? 2। एक बाइवेलेंट यहाँ पे बनेगा इस तरह से इन 2 क्रोमोसोम के बीच में, और एक बाइवेलेंट इन 2 क्रोमोसोम के बीच में बनेगा। 2 बाइवेलेंट्स बनेंगे। ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर में डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर 23 पेयर। क्योंकि 23 पेयर हैं तो हमारे पास में जो बाइवेलेंट्स बनेंगे वो भी 23 ही बनने वाले हैं, जो पेयर बनेंगे वो भी 23 ही बनने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, थर्ड फेज पे, जिसका नाम है पैकाइटीन। जिसका नाम क्या है? पैकाइटीन। पैकाइटीन कंपैरेटिवली जाइगोटीन और लेप्टोटीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं जो मियोसिस को कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करते हैं। तो मियोसिस का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसी पैकाइटीन स्टेज के होने की वजह से डेवलप होता है। अब देखो पैकाइटीन के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझेंगे। पहले तो पैकाइटीन के दौरान जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन लगातार चलता ही जा रहा है, तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन ज़्यादा बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जाइगोटीन। तो जो जाइगोटीन में हमने देखा था उससे बेटर क्रोमोसोमल कंडेंसेशन अब आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, क्योंकि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन यहाँ पे जाइगोटीन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। तो क्रोमोसोम भी प्रॉपर ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, क्लियरली विजिबल होंगे हमें इस स्टेज में। अब क्रोमोसोम यहाँ पर किस तरह से विजुलाइज होंगे? क्रोमोसोम अभी भी हमारे बाइवेलेंट की फॉर्म में या फिर साइनेप्सिस शो कर रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होने की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हो गई। अब वो आपस में चिपकी हुई नहीं है, वो सेपरेट हो गई इस तरह से। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में चिपके हुए थे क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, लेकिन यहाँ पर अलग हो गए। इनके बीच में हमारा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है ही। अब ध्यान से यहाँ पर देखो तो क्या यहाँ तुम्हें 4 अलग अलग क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। तो क्योंकि यहाँ पे चारों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो टेट्राड नेचर होता है बाइवेलेंट का, वो क्लियरली विजिबल होता है मेटाफेज में। क्लियरली विजिबल, क्लियरली हमें दिखाई पड़ता है मेटाफेज के दौरान। बना कहाँ पे था टेट्राड? जाइगोटीन के अंदर। अब पैकाइटीन में एक और काम होना है कि ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, हम यहाँ पर ये सब कुछ न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये सब कुछ हम कहाँ बना रहे हैं। इसको हमने बड़ा करके दिखाया है, बट ये चल कहाँ रहा है सब कुछ? न्यूक्लियस के अंदर भी। अभी भी हमारा क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है बाइवेलेंट्स की फॉर्म में, और बाइवेलेंट्स हैं बिकॉज ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो साइनेप्स्ड क्रोमोसोम हैं, ये जो आपस में चिपके हुए क्रोमोसोम के पेयर हैं, इनके बीच जगह जगह पर एक एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स डेवलप करता है। इनके बीच जगह जगह पर क्या डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है? एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जगह जगह पर क्या डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है? एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जिसका नाम क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। ये जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट हैं जहाँ पर एक टिपिकल फंक्शन होने वाला है क्रॉसिंग ओवर। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है क्या? ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बेसिकली एंजाइम कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। ये एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, जिस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। इसके अंदर में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम कई सारे मल्टीपल एंजाइम का मिला हुआ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये एक सिंगल एंजाइम नहीं है, ये मल्टीपल एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स है। इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि ये डीएनए के सेगमेंट को काट सकता है
इस वाले डीएनए के सेगमेंट को काट देगा, इस वाले डीएनए सेगमेंट को काट देगा। काटने के बाद में ये डीएनए सेगमेंट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब इस वाले क्रोमेटिड पे जो डीएनए सेगमेंट था वो इसके पास चला जाएगा और दूसरे वाले पर जो प्रेजेंट था दूसरे होमोलोगस कॉपी पे वो पहले वाले पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे होगा, ये यहाँ से क्रोमोसोम को कट करेगा क्रोमेटिड्स को और उनको एक्सचेंज करवा देगा। एक्सचेंज करवाने के बाद इनको वापस से जोड़ देगा, तो इस वाले सेगमेंट को यहाँ जोड़ देगा और इस वाले सेगमेंट को यहाँ पे जोड़ देगा। इसी एक्सचेंज को बुलाया जाता है रिकॉम्बिनेशन। इसी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट को क्या बुलाते हैं? रिकॉम्बिनेशन। या फिर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब जब कभी भी एक्सचेंज हो ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेगमेंट का अगर एक्सचेंज होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर है ये पूरा, इसमें भी जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किन दो क्रोमेटिड्स के बीच में देखने को मिलता है? भाई क्रोमेटिड्स तो यहाँ पर टोटल 4 हैं। कहाँ पर रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहाँ फिर कहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा? तो रिकॉम्बिनेशन हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में देखने को मिलता है। मतलब हो सकता है कि ये जो सेकंड और थर्ड है इनके बीच में हो, फर्स्ट और थर्ड है इनके बीच में हो, फर्स्ट और फोर्थ इनके बीच में हो, सेकंड और फोर्थ इनके बीच में हो, लेकिन कभी भी थर्ड और फोर्थ के बीच में नहीं होगा और फर्स्ट और सेकंड के बीच में नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती हैं। एक बार जब रिकॉम्बिनेशन ये रीशफलिंग हो जाती है तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन, जो पहले कॉम्बिनेशन था क्रोमोसोम पर डीएनए का, वो शफल होकर के चेंज हो गया। पैकाइटिन में ये सारे काम यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो जितना भी क्रॉसिंग ओवर होना है वो सब, जितना भी रिकॉम्बिनेशन होना है वो सब पैकाइटिन में ही कंप्लीट हो चुका होता है। पैकाइटिन के बाद में आते हैं नेक्स्ट फेज पर, जिसका नाम है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के दौरान जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तुम्हारा जाइगोटीन में बना था, प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो दो क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो क्या हो जाता है? ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो जाएगा तो क्रोमोसोम क्या करेंगे? दूर भागना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो भाई अगर दो नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या करेंगे? अगर उनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब हो गया तो क्या वो साथ साथ रहेंगे या दूर भागना चाहेंगे? दूर भागना चाहेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ख़त्म हुआ तो ये दोनों क्रोमोसोम, ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर भागना चाहेगा, दोनों सेपरेट होने की कोशिश करेंगे। दोनों सेपरेट हो भी जाएंगे, हर जगह से सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन एक जगह या फिर वो जगहें जहाँ पर इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जहाँ पे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, उन पर्टिकुलर जगहों से ये अलग नहीं हो सकते। वहाँ पर ये उलझे हुए रहते हैं, वहाँ पर इन पे कोई अटैचमेंट दिखाई पड़ता है, वहाँ से ये अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे कि ये वाली साइट हो गई एक, ये वाली साइट हो गई, यहाँ से अलग नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये यहाँ से अलग नहीं हो सकते इन जगहों पर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, यहाँ पर अटैच्ड फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह से जिन जिन जगहों पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे हमें एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलने लगेगा। ये देखिए एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये एक एक्स शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इसी एक्स शेप स्ट्रक्चर का नाम होता है कायज़माटा। तो इसी को हम क्या बुला देते हैं? कायज़माटा। इसी को हम क्या बुला देते हैं? कायज़माटा।
ये जो काइज़माटा है ये क्यों बन रहा है? बिकॉज क्रोमोसोम हर जगह से तो सेपरेट हो गया, अलग हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, लेकिन उन जगहों से अलग नहीं हो पा रहा जिन पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था। तो काइज़माटा का नंबर अगर हम कैलकुलेट कर लें, अगर काइज़माटा का नंबर हम कैलकुलेट कर लें तो वो किसके बराबर होगा? साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जिन जगहों पर क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिन जगहों पर क्रॉसिंग ओवर एक्चुअल में देखने को मिला है, वहीं उतनी ही जगहों पर काइज़माटा बनेगा। तो काइज़माटा का नंबर काउंट करके हम ये भी बता सकते हैं कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कितनी जगहों पर क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन एक्चुअल में हुआ है। ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये बहुत यूनिक टाइप का स्टेज है, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स के, कई सारे वर्टिब्रेट्स के जो oocyte होते हैं, एग सेल का फॉर्मेशन करने वाले जो oocyte होते हैं, वो इसी फेज़ के अंदर अरेस्टेड फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। कई सालों तक, कई महीनों तक इसी फेज़ में ये अरेस्टेड दिखाई पड़ते हैं। तो ये वाला जो फेज़ है oocyte के अंदर में मंथ्स या फिर ईयर्स तक लास्ट कर सकता है। कई सारे जो वर्टिब्रेट oocyte होते हैं पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे ये oocyte अरेस्टेड रहता है। और कौन से फेज़ में अरेस्टेड रहता है? मियोसिस 1 फेज़ में, और मियोसिस 1 के भी डिप्लोटीन फेज़ में। और डिप्लोटीन फेज़ में वो कई सालों तक, कई महीनों तक अरेस्टेड रह सकता है। ह्यूमन बींग्स में भी सेम कंडीशन देखने को मिलती है। जो फीमेल के अंदर एग रहते हैं वो एम्ब्रियो स्टेज से लेकर के प्यूबर्टी तक, जब तक कि वो पर्टिकुलर oocyte डेवलप होकर के नया एग ना बना दे, हर महीने एक एग जो बनाता है, उस पूरे टाइम तक वो जो oocyte है वो अरेस्टेड रहता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो कई सालों तक ये लास्ट कर सकता है। अब आते हैं हम फाइनल स्टेज में, जो हमारा प्रोफेज़ 1 का फाइनल स्टेज है। प्रोफेज़ 1 के फाइनल स्टेज में बहुत सारे काम होने, अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि जो भी प्रोफेज़ में काम हो तो माइटोसिस में हुआ था, वो सारे काम तो यहाँ पर दिखाई देंगे ही। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो गायब होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब होगा, गोल्जी बॉडी गायब होगा, ये सारी चीज़ें तो गायब होंगी ही, साथ में कुछ एडिशनल काम भी होने वाले हैं। तो लास्ट फेज़ या फिर ई फेज़ जो है वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के दौरान क्या होता है? सबसे मेन इम्पोर्टेंट स्टेप है टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। काइज़माटा ख़त्म हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम यहाँ पर चिपके हुए हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कैसे टर्मिनलाइज होते हैं? जैसे मान लो ये हमारे पास में चिपके हुए थे, हम इसको सिंपल सा लाइन डायग्राम से बना दे रहे हैं, ये क्रोमोसोम और ये के क्रोमोसोम। तो काइज़माटा धीरे धीरे एंड की तरफ मूव करता है और एंड की तरफ मूव करके जिप की तरह ओपन हो जाता है, और यहाँ से फिर क्रोमोसोम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही ये एंड पर पहुँच जाएगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़माटा। तो काइज़माटा का टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में आपको दिखेगा। इसके अलावा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। डायकाइनेसिस के दौरान हमने बताया था पूरे प्रोफेज में, चाहे लेप्टोटीन हो, जाइगोटीन हो, पैकाइटीन हो, डिप्लोटीन हो, डायकाइनेसिस हो, पूरे प्रोफेज 1 के दौरान जो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन है वो बढ़ता जा रहा था, वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पर होगा? डायकाइनेसिस में। तो इस स्टेज में जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन फेज था वो कंडेंसेशन अब कंप्लीट हो चुका है। तो क्रोमोसोम पूरी तरह से जो डिस्टिंक्ट फॉर्म में हमें दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो गोल्जी बॉडी है, जो ईआर है, न्यूक्लियोलस है, वो सब भी यहाँ पे कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, वो सब भी डिसअपियर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो फेज़ है डायकाइनेसिस फेज़, ये मेटाफेज़ 1 की तरफ जाने वाली फेज़ है, उसी की तरफ लीड करने वाली फेज़ है। इसीलिए इसको कई बार ट्रांजिशन टू मेटाफेज़ स्टेज भी बोलते हैं, कि ये किसकी तरह सिमिलर दिखाई पड़ रही है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज़ स्टेज। तो ये बात हो गई हमारे प्रोफेज़ 1 ऑफ मियोसिस 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। यही वो फेज़ है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। जब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा आपको
कि क्रॉसिंग ओवर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी पॉपुलेशन के लिए।